एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी के। मैं आपका दोस्त गौरव करवाने वाला हूं आपको बायोलॉजी का पीवाईक्यू, वो भी बिल्कुल सिंपल वे में, जो कि हमारा इग्नू का पीवाईक्यू है, जिसका कोड है हमारा BZYCT। हमारा टॉपिक जो रहने वाला है, जो हमारा कोर्स रहने वाला है, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट्स। जी हाँ दोस्तों, इसका मैं पीवाईक्यू करवाऊंगा जो कि जून 2024 का रहने वाला है, जो कि जून 2024 ज्यादा पुराना नहीं है। तो उसको डिस्कस करेंगे और समझेंगे सारे आंसर एक एक करके। तो आप लोग आराम से बैठो, आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपका टाइम बच सके, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत पास है। और हाँ, जल्दी से सारे आंसर समझते हैं और सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज। देखो, जून 2024 का पेपर हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर विद देयर आंसर। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, देखो सारे दिखा देता हूं आपको। ये पहला क्वेश्चन विद देयर सॉल्यूशन, ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन। इस तरीके से मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर रखा है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जो पहला क्वेश्चन है वो मेरा किसका है, फिल इन द ब्लैंक्स का। फिल इन द ब्लैंक्स क्या क्या पूछे गए। देखो, पहला क्वेश्चन पूछा है कि द डर्मल बोन्स आर मोस्ट प्रोमिनेंट इन डैश डैश था। तो देखो, डर्मल बोन्स हमारे लो लेवल ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, जो कि वाटर में एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होती है। तो एक्वेटिक में लो लेवल ऑर्गेनिज्म में हमारा फिशेस ही आती है। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या लिखा है यहाँ पे, फिशेस। और सेकंड उन्होंने पूछा गया है कि द एपिडर्मिस द डैश इज द आउटर लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल जो टिश्यू होता है हमारा, एपिथेलियल टिश्यू, ये बाहर वाला जो, जैसे लेट्स सपोज में सेल है, आउटर कवरिंग जो है उसकी बाहर कौन सी लेयर होती है। तो ये चीज पूछी है, एपिडर्मिस। ये देखो, एपिडर्मिस इज द आउटर लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एपिडर्मिस। वाइट से लिखो यार, ठीक है। अभी कोई नहीं, ये अभी समझाने के लिए बताया था। द टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय डैश। टेस्टोस्टेरोन किसके द्वारा बनाए जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन किसके द्वारा बनाए जाते हैं। अगर मैं बात करता हूं ये मेरे टेस्टिस के अंदर की, तो इसके बीच में आपके प्रेजेंट होते हैं लेडिक सेल, एंड्रोजन्स और लेडिक सेल, लेडिक सेल। तो लेडिक सेल हमारे क्या बनाते हैं, टेस्टोस्टेरोन को बनाने में हेल्प करते हैं। The cave dwelling bat produce ultrasonic sounds by dash। अल्ट्रासोनिक साउंड किस पार्ट के द्वारा, ये किस पर्टिकुलर ऑर्गन्स के द्वारा बनती है, जो कि बैट के अंदर प्रेजेंट होती है, वो होता है हमारा लैरिंग्स। और हमारे अंदर भी लैरिंग्स क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। द मस्कुलर लेयर ऑफ यूटेरस इज मस्कुलर लेयर ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड डैश, मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम सीधे सीधे यूट्रस की लेयर को बोला जाता है। एंडोमेट्रियम, एंडो, एक्टो और हमारा लास्ट बिंडल वाला मायोमेट्रियम। समझ आया। हाँ, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखा है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। क्या क्या पूछा है, ब्लास्टोडर्म, इंट्रोमिटेंट ऑर्गन, कैरियोकाइनेसिस, एंडोक्राइन सिग्नल और क्रेव नर्व। आप देखो एक एक करके सबको शॉर्ट दे देता हूँ, शॉर्ट नोट दे देता हूँ आपको, रफली आइडिया, फिर उसके बाद देखते हैं। देखो, ब्लास्टोडर्म जो होती है हमारी एक थिन लेयर होती है। जब हमारा डेवलपमेंट होता है सेल का, जब सेल जैसे डेवलप हो रहा है, जैसे लेट्स सपोज एक सेल है, एक से दो बने, दो से तीन बने, चार बने, कंडीशन होती है जब हमारा ब्लास्टोसिस्ट बनता है, जो कि हमारा एक सेल होता है, सेल का एक गुच्छा होता है, उसके बाहर एक थिन लेयर जो बनती है, उसी को हम बोलते हैं ब्लास्टोडर्म। इंट्रोमिटेंट ऑर्गन कौन से होते हैं, वो ऑर्गन्स जो कि ह्यूमंस के अंदर, जो मेल पार्ट होते हैं उसके मेल के अंदर होते हैं, जो कि फीमेल के अंदर डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं। जैसे ह्यूमंस के अंदर पेनिस की बात करी जा रही है। कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस मतलब द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है उसी को हम कैरियोकाइनेसिस बोला जाता है। एंडोक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है, एंडोक्राइन सिग्नलिंग एक तरीके से सिग्नल ही के पार्ट है। जैसे लेट्स सपोज ये मेरा एक जगह है मेरे बॉडी के अंदर, ये दूसरी जगह है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर दिख रहा है कैमरे में, देखो ये रहा, यहाँ पे अगर कोई दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है, सॉरी यहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है, तो यहाँ से सिग्नल यहाँ तक जाएंगे, कैसे, थ्रू ब्लड। मेरी बॉडी के अंदर ब्लड से सारे यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो ये हमारी एंडोक्राइन सिग्नलिंग होती है कि दूर वाले पार्ट में भी अगर सिग्नल ट्रांसपोर्ट करना है तो ब्लड स्ट्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। समझ आया। लास्ट हमारा क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व हमारी 10 टाइप की होती है, अलग अलग सूंघने के काम आती है, टेस्ट के काम आती है, वो चीज हम देखते हैं। समझ आया पांचों को एक एक करके एग्जांपल देखो। ब्लास्टोडर्म, the thin layer of cell formed on the polar surface of the of the yolk during the early cleavage stage in the discoidal or centrolecital eggs। ठीक है, समझ आया। पहले जैसे मैंने बताया था,
सेकंड लेग है इंटरमीडिएट ऑर्गन, एक स्पेशलाइज्ड एक्सटर्नल मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे कि पेनिस, जिसका इस्तेमाल किया जाता है फीमेल के अंदर डायरेक्टली स्पर्म को डिलीवर करने के लिए। समझ आया? जो मैंने बताया था कैरियोकाइनेसिस पे आते हैं। द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। दो तरीके के होते हैं हमारा, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस देखो समझा देता हूं आपको। माइटोसिस और मियोसिस, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में दो टाइप के होते हैं, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। समझ आया? बस देखते रहो। एक होता है मेरा माइटोसिस और एक होता है मेरा मियोसिस। क्या होता है बच्चों? यस, मियोसिस। देखो इसको मैं इक्वेशनल डिवीजन बोलता हूं। क्यों बोलता हूं? पहले देखो, लेट्स सपोज आपके पास एक सेल है जिसकी सेल की सेल का सेल नंबर या फिर एम्प्लॉयडी है आपकी 2n। जब ये डिवाइड करता है तो जब ये डिवाइड करते समय दो में तो टूटेगा ही, और इसके अंदर का जो सेल नंबर होगा वो सेम रहेगा। माइटोसिस में जो सेल नंबर होगा डिवीजन के बाद सेम रहेगा। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन। अब मियोसिस में क्या होता है ना कि ये 2n होता है स्टार्टिंग में। पहले स्टेज, दो स्टेज में होता है। पहले स्टेज में ये हाफ हाफ में टूट जाता है, और अगेन एक और स्टेज होता है जिसमें ये स्टिल सेम रहता है। जैसे यहाँ पे अगर हाफ हो रहा होता तो यहाँ पे n/2 लिखता मैं, लेकिन यहाँ पे n ही लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसका सेल नंबर सेम रहता है दूसरे स्टेज में, मियोसिस 1 और ये मियोसिस 2। इसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि इसमें रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बोला जाता है। और मियोसिस 2 को सिमिलर टू माइटोसिस बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर सेल नंबर सेम है, तो सिमिलरली इसमें भी सेल नंबर सेम है। समझ आया? आगे देखते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। वही चीज देखिए, एंडोक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है? मैंने बताया था कि एक फॉर्म ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस सेलुलर कम्युनिकेशन होता है, जहां पे जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो सीक्रेट करते हैं केमिकल मैसेंजर्स को थ्रू ब्लड। ठीक है, ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। क्रेनियल नर्व्स अ सेट ऑफ पेरिफेरल नर्व्स होती है जो कि इमर्ज डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेन और ब्रेन स्टेम। देखो मैं आपको दिखाता हूँ अगले स्टेप में। ऑल्फैक्टरी वाली सूंघने के काम आती है, ऑप्टिक देखने के लिए, ऑक्यूमोटर बहुत सारी होती है जो देखने के काम आती है, ट्राइजेमिनल हमारी वेजाइना जो कि फीमेल्स के अंदर काम आती है, फेशियल हमारी फेस पे काम आती है। ये सारी आपकी क्रेनियल नर्व्स होती है। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ फेदर्स इन बर्ड, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ पेल्विस गर्डल ऑफ फ्रॉग। तो पहले दूसरा क्वेश्चन को करते हैं, फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये देखो, पहले इससे पहले ये देखो, ये आपके फेदर है, फेदर है आपके बर्ड्स के अंदर। सबसे पहले हमारा आता है डाउन फेदर या फिर डाउनी फेदर। ये सबसे छोटे छोटे होते हैं, क्यूट क्यूट से, ये आपके प्रेजेंट होते हैं, और बहुत नीचे इसको सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं जो नीचे की पोजीशन पे लगे रहते हैं। उसके बाद मेरा काउंटर वाला आता है। ये जो होता है, ये वाला जो टेल वाला जो लिखा है, काउंटर वाला जो लिखा है, ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है बर्ड्स के अंदर। जैसे लेट्स सपोज मैं बर्ड बना रहा हूँ, ज्यादा खास नहीं है। यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ये आपके टेल या फिर काउंटर फेदर होता है। फ्लाइट फेदर यहाँ पे लगे होते हैं। और फ्लाइट फेदर में क्या होता है ना कि एक साइड जो होती है हमारी पतली होती है और एक साइड बड़ी होती है। एक साइड पतली होती है, एक साइड बड़ी होती है। ये इसका रीजन क्या है? एरोडायनेमिकली इसको उड़ने में ज्यादा हेल्प मिलती है। एरोडायनेमिकली इसको उड़ने में ज्यादा हेल्प मिलती है। प्लीम्यूल, पहले प्लीम्यूल और ब्रिसल, ये तीनों जो एक इंडिकेशन की काम होता है, नेविगेशन का भी काम होता है, वो देखते हैं हम। और ये जो लास्ट में ये जो दिखा ना ब्रिसल, ब्रिसल कभी कभी ये जो पक्षी के यहाँ पे देखते हो गया, तो हमारे ब्रिसल्स होती है। देखो अब एक एक करके, contra feather, this form of outer aerodynamic to birds categorized into the 5 major type, sorry, aerodynamic outer line होती है birds body, wings and tail। वो जो मैंने बताया था टेल फेदर, they consist of central shaft, quills और रचिस में होती है, with flat vein and made up of interlocking barbel and barbels।
दे प्रोवाइड फ्लाइट कैपेसिटी एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सटर्नल एलिमेंट्स। तो उनको प्रोटेक्ट करके भी रखते हैं, जैसे मैंने बताया ना नीचे की तरफ होता है, वो प्रोटेक्ट करके भी रखते हैं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल एलिमेंट से बचा के रखते हैं। डाउन फेदर जो सबसे नीचे थे, these are the lack of rigid central shaft and interlocking barbules creating a soft fluffy texture। जो पक्षी को जब आप उठा के देखते हो तो फ्लफी जो टेक्सचर आता है ना, जब कबूतर को उठा के देखते हैं तो हमारे डाउन फेदर की वजह से होते हैं। फाइलोप्लीमिस क्या होता है? स्मॉल हेयर लाइक फेदर्स विद लॉन्ग स्लेंडर शाफ्ट एंड टाइनी टफ ऑफ barbs and tips। दे आर interspersed among the control काउंटर फेदर। देखो काउंटर फेदर के साथ ही नीचे होते हैं, मैंने बताया नेविगेट करने का काम होता है। एंड कनेक्ट हेवीली टू सेंसरी नर्व एंडिंग एट द बेस मॉनिटर फेदर। देखो देखा मॉनिटर फेदर, नेविगेट एंड मॉनिटर फेदर। सेमी स्ट्रक्चरली आपके होते हैं इंटरमीडिएट बिटवीन द काउंटर एंड डाउन फेदर के, इंटरमीडिएट होते हैं। दे possess a distinct central shaft but lack interlocking barbers। दे आर हिडन beneath काउंटर फेदर। सबका काम समझ आ गया, नेविगेट करने का काम ही होता है इसका। ब्रिसल क्या होता है? मॉडिफाइड हेयर लाइक स्ट्रक्चर या फेदर कंसिस्टिंग मोस्टली ऑफ स्टफ tapered shaft with few number of barbs at the base। they are typically found surround at the eyes और nostril। मैंने पीछे बना के दिखाया ना आपको, आईज और नोस्ट्रिल के पास ही मिलते हैं। समझ आया पांचों के पांचों फेडरेट टाइप? यार अगर समझ आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करते चलो, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ruminants विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल्ड डायग्राम। ruminants मतलब बेसिकली गाय की अगर मैं बात करूं तो गाय एक मेरे बेस्ट एग्जांपल है। ruminants के जो चबा के खाना खाते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसमें देखते हैं पहले, देखो यस बी पार्ट भी था ना उसको। डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ पेल्विक गर्डल ऑफ फ्रॉग। पेल्विक गर्डल फ्रॉग की बात करते हैं तो लाइक वी शेप का उस तरीके का डायग्राम होता है। मैं डायग्राम भी दिखाता हूँ आपको, देखो देखो दिखाता हूँ आपके लिए, सब बना रखा मैंने सब। अगर इतनी मेहनत करी जा रही है आपके लिए तो आपको भी एक फर्ज बनता है कि हम सब्सक्राइब करें, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। ये देखो पेल्विक गर्डल ऑफ फ्रॉग, तीन मेन पार्ट होते हैं इसके, इस्चियम, प्यूबिस और इलियम। इस्चियस, प्यूबिस और इलियम। एसिटाब्यूलम यहाँ पे भी बना रखा होगा, एसिटाब्यूलम ये वी वाले शेप के साइड में, और यहाँ पे इलियक और इलियम, और ये फेसेस ऑफ नाइन्थ वर्टिब्रा, जो वर्टिब्रे जो नाइन्थ वर्टिब्रा है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये साइड वाला पोर्शन है, ये ऊपर वाला पोर्शन है, डोर्सल व्यू और वेंट्रल व्यू। देखो क्या लिखा है, वी शेप आर्किटेक्चर होता है, एक रिजिड सिमेट्रिक वी शेप स्ट्रक्चर होता है। सिमेट्रिक मतलब दोनों तरफ से सेम होना चाहिए, दोनों तरफ से सेम ही होता है। कंपोज ऑफ टू आइडेंटिकल हाफ्स कॉल्ड हमारा इमोमिनेटम। थ्री बोन मैंने बताया आपको, क्या बताई, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ये मेन बताई थी। जो सबसे लार्जेस्ट होती है, एलोंगेटेड एंटीरियर बोन प्रेजेंट होती है, फॉरवर्ड पैरेलल टू यूरोस्टाइल, आर्टिकुलेटिंग सेक्यूरिटिंग विद द ट्रांसवर्स पजेस ऑफ सैक्रल वर्टिब्रे। इस्चियम एक फ्लैट होती है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बॉन फॉर्मिंग पोस्टीरियर डोर्सल सेक्शन फ्यूज विद द पेल्विक रीजन, और प्यूबिस हमारी स्मॉल होती है, ये लार्जेस्ट, ये फ्लैट, ये स्मॉल। और एसिटाब्यूलम क्या होती है, साइड में होती है वी शेप की, जैसे दिखाया था डायग्राम में भी। अब एट पॉइंट ऑफ वेयर द इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस मीट, जहां पे वो तीनों मिलती है वहीं पे आपकी प्रेजेंट होती है। समझ आया भाई? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ruminants। तो मैं ruminants में बात करूंगा, गाय का एग्जांपल लेके करते हैं। पहले डायग्राम देख लो आप, ये रहा। इसमें पहला पार्ट अगर मैं बात करूं तो ये रहा rumen, यहाँ पे। फिर हमारा सेकंड पार्ट ये रहा रेटिकुलम ओमेसम, और ये रहा एबोमेसम। देखो हो क्या रहा है कि यहाँ पे रेटिकुलम वाला पार्ट वो पार्ट होता है जहाँ पे गाय चबा के खाने को हाफ चबा के रख लेती है, फिर वापस इसको रीच्यूइंग करती है, फिर से इसको चबाती है। उसके बाद यहाँ पे डाइजेशन होता है, यहाँ पे मेन चीज होती है, फिर इसके बाद आगे खाना जाता है, फिर डाइजेस्ट होकर वो एग्जिट कर जाता है इंटेस्टाइन के थ्रू। ये रफली आइडिया था। अब आगे देखते हैं, देखो लिखा ना पे, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड ओबएमेसम। देखो ruminants like cows, sheep and goats possess a specialized complex stomach divided into the 4 distinct chamber। जो कि पहले मेरा rumen वाला पार्ट क्या करता है, द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट कंपार्टमेंट, फर्स्ट और लार्जेस्ट कंपार्टमेंट होता है। इट सर्व्स अ स्टोरेज, यहाँ पे स्टोरेज होता है वेट फिल्ड विद द बिलियंस ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया। जैसे हमारे पेट के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वैसे यहाँ पे र्यूमेन होती है। क्या होती है वैसे यहाँ पे? र्यूमेन होती है।
तो यहाँ पे टाइम खाना जो होता है जैसे कि स्टार्च बोलो, हमारे जैसे खाना नॉर्मल हम खाना खाते हैं जाके स्टोर हो जाती है, डाइजेस्ट होने के बाद रिलीज हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पे भी होती है, जैसे इनको डाइजेस्ट करना होता है मेन सेल्यूलोज, जो हरी घास होती है उसके अंदर सेल्यूलोज होता है, जो कि सेल्यूलेस नाम का एंजाइम इसको डाइजेस्ट करता है। ब्रेक डाउन करती है प्लांट वॉल्स इनटू द वोलेटाइल फैटी एसिड। एनारोबिक बैक्टीरिया करते हैं सारा काम किसके अंदर, ल्यूमेन के अंदर। आगे देखो इसका आगे पार्ट, रेटिकुलम। रेटिकुलम उसके आगे वाला पार्ट होता है जहाँ पे मैंने बताया था स्टोरेज होता है थोड़ा देर के लिए, फिर रीच्यूइंग के लिए। क्लोजली एसोसिएटेड विद द ल्यूमेन, इट ट्रैप्स द फॉरेन डेब्रिस एंड फिल्टर फूड मटेरियल, इट हेल्प्स द पैकेज अ सेमी डाइजेस्टेड प्लांट। देखो सेमी डाइजेस्टेड प्लांट यहाँ पे रहते हैं इनटू सॉफ्ट बोलेसिस। सॉफ्ट बोलेसिस मतलब जब खाना चबाया, चबाने के बाद जो हम खाना खाते हैं, चबाने के बाद जो बनता है गांठ सी बनती है वो हमारा बोलस होता है, इसमें सॉफ्ट बोलस मतलब बचा के रखते हैं, विच आर रीगर्टिकेटेड मतलब फिर से उसको निगला जाता है, बैक अप इनटू द माउथ एंड रीच्यूइंग फिर से दबाया जाता है। ओमेसम a heavily folded book like chamber where when through the rechewed curd is swallowed again it this chamber where water रेजिडुअल फैटी एसिड एंड एसेंशियल मिनरल आपके एब्जॉर्ब किए जाते हैं। जैसे हमारे में लार्ज इंटेस्टाइन होती है, यहाँ पे इसके में क्या होती है ओमेसम। ऑफ एमएसएम में क्या होता है द फाइनल चैम्बर, जहां पे फंक्शनिंग एग्जैक्टली लाइक स्टैंडर्ड मोनोगैस्ट्रिक मैमालियन स्टमक, इट सीक्रेट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिस चीज से हमारे एंजाइम एक्टिव होते हैं, और तो और केमिकली ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन का। जैसे HCl में क्या काम होता है, हमारे 3 काम होते हैं, वही म्यूकस की लेयर बनती है, HCl बनता है और हमारा प्रोटीन का एक्टिव होता है पेप्टोन्स, पेप्सिन सॉरी। तो समझ आया आपको। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड पार्ट इसका लिखा है ब्रीफली डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ पल्मोनरी रेस्पिरेशन ऑफ अ फ्रॉग। रेस्पिरेशन आपको बताना है। देखो फ्रॉग के बारे में पहला भी पूछा गया, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आते रहते हैं फ्रॉग, तो मतलब आपको अच्छे से करना है। तो देखो एक फ्रॉग किस तरीके से हासिल है, यूं करके ये फुला लेता है, मुझे दिख नहीं रहा होगा आई गेस आपको, तो यहाँ से फुला लेता है, थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है, फिर छोड़ता है, फिर बाहर निकालता है, फोड़ता है मतलब छोड़ता है, फिर बाहर वापिस करके बाहर निकालता है। तो ये 3 चीज लिखिए, एस्पिरेशन, बकल कंप्रेशन और एक्सहेलेशन। एस्पिरेशन में क्या हो रहा है, पहला पार्ट इनहेल कर रहा है इनटू द बकल कैविटी, पहला वाला पार्ट। द फ्रॉग क्लोजेस इट्स माउथ ओपन एक्सटर्नल नेयर एंड लोअर्स द मस्कुलर फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, मस्कुलर पार्ट को बढ़ा देता है जिससे कि वो बढ़ जाती है माउथ की वॉल्यूम, क्रिएटिंग अ वैक्यूम दैट ड्रॉस फ्रेश एयर इनसाइड थ्रू द नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल के थ्रू ड्रॉस कर देता है फ्रेश एयर को, एंड द एक्सटर्नल लेयर क्लोज टाइटली एंड ग्लोटिस ओपन। सेकंड वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। अब गैस अंदर आ गया, अंदर के अंदर क्या पार्ट काम हो रहा है वो चीज बताई जा रही है बकल कंप्रेशन की वजह से। ग्लोटिस ओपन, द फ्रॉग देन रिलीजेस द मस्कुलर फ्लोर ऑफ इट्स माउथ, दिस कंप्रेशन ऑफ इंटरनल एयर वॉल्यूम डिक्रीजेस द पॉजिटिव प्रेशर फोर्सिंग द ट्रैप्ड फ्रेश वॉल्यूम टू द इनसाइड एंड लंग्स के थ्रू वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है फ्रॉग के। लास्ट है एक्सटर्नल वाले में, जो हमारी गैस रिटर्न होके आ रही है उसको वो नोस्ट्रिल एंड माउथ से रिलीज कर देता है। The lungs recoil elastically and internal abdomen muscular contract. This forces of carbon dioxide rich air out to the lungs and back into the buccal cavity. फिर buccal cavity से वो बाहर निकल जाता है। समझ आ रहा है दोस्तों, मैं लाइन बाय लाइन इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, वरना मैं जल्दी भी करा सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आई होप यू डन। देखो इस तरीके से ये माउथ है, यहाँ पे वो ट्रैप करता है, फिर ट्रैकिया है, इसोफेगस, लेफ्ट लंग्स, राइट लंग एंड पल्मोनरी आर्टरी। इस तरीके से हमारा काम होता है। देखो इसके लंग से हमारे जो होता है ऑर्गन ह्यूमन वाले, वैसे ही इसका काम होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। गिव कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ द ऑल्फैक्टरी सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट। ऑल्फैक्टरी सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट मतलब किस तरीके से ये इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, सूंघना सूंघते हैं, बेसिकली वो सारी चीज पूछी गई है। तो 5 तरीके के हमें ना वर्टिब्रेट्स आते हैं, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो फिशेस और रेप्टाइल्स की मैं बात करूं तो देखो फिशेस के अंदर हमारा ऑल्फैक्टरी ऑर्गन ये रहा, नियर बाय आईज, एंड इधर जो होता है हमारा जेकोब्सन्स ऑर्गन होता है, स्पेशलाइज्ड फॉर ऑल्फैक्टरी फंक्शन, स्पेशलाइज्ड फॉर द परफॉर्मिंग ऑल्फैक्टरी फंक्शंस। देखो इन जॉलेस फिशेस लाइक लैम्प्रेस देयर इज ओनली अ सिंगल मीडियम ब्लाइंड olfactory sac on the top of the head, जैसे कि मैंने आपको पीछे दिखाया, टॉप ऑफ द हेड।
इन कार्टिलेजेस एंड बोनी फिश के अंदर आपका पेड़ होता है, एग्जिस्ट करते हैं डेड एंड नेसल पिट्स। तो ये जो समझ आया मेन तो पहले वही था जो हेड के पास होता है। सेकंड मेरा एम्फीबियन, एम्फीबियन जैसे फ्रॉग के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा। एम्फीबियन मार्क द ट्रांजिशन लैंड एंड देयर नेसल कैविटी बिकम ओपन ट्यूब्स फॉर कनेक्टिंग टू द आउटसाइड बाय एक्सटर्नल नीयर्स एंड ओपनिंग इनसाइड द माउथ थ्रू द इंटरनल नीयर्स। तो नीयर्स बेसिकली हमारे नोज की तरह जो होते हैं ना, नॉस्ट्रिल्स। रेप्टाइल्स में देखो मैंने क्या बताया, इसमें स्पेसिफिकली क्या होता है, जेकोब्सन ऑर्गन होता है जो कि हेल्प करता है फॉर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। बर्ड्स में क्या होता है, ऑल्फैक्टरी हाईली रिड्यूस इन द मोस्टली बर्ड्स, एंड बर्ड्स की देखिए नाक के अंदर छोटे छोटे, नाक के पास छोटे छोटे गोले से होते हैं, वही से लिखे। दे आर रियली ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन विजन एंड हियरिंग। द नेजल कैविटी इज नैरो, बहुत छोटी होती है नेजल कैविटी, तो नेजल कैविटी इसमें प्रेजेंट होती है। और मैमल्स की अगर मैं बात करूं, हमारे अंदर स्पेशलाइज नेजल कैविटी होती है, नॉस्ट्रिल्स होती है फॉर द इनहेलेशन एंड ऑल्फैक्टरी परफॉर्मेंस। नेक्स्ट बढ़े, समझ आ रहा है ना, ज्यादा तेज तो नहीं कर रहे ना, समझ आ रहा है तो कमेंट जरूर करना भैया समझ आया, ऑल गुड। तो आगे देखते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। दोनों में मैंने दोनों में दिखा दिया आपको, सोमैटिक ऑटोनोमस सिस्टम, स्पेसिफिक सेल्फ स्पेसिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन। देखो चलो आप बताओ हमारे ब्रेन जो है किस तरीके से डिवाइडेड है, हमारा ब्रेन जो है किस तरीके से डिवाइडेड है। एक होता है हमारा सीएनएस, एक होता है पीएनएस। तो यहाँ पे सीएनएस पीएनएस की बात हो ही नहीं रही। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल जो कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से रिलेट करता है, और ये हमारा बॉडी एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेट करता है। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने डिफरेंस दे दिया, ये हमारा सोमेटिक और ऑटोनोमस में डिफरेंस दे दिया। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम होता है जो कि वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, मतलब ऐसे मूवमेंट जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल में, हमारे लिमिट में। और इनवॉलंटरी कौन से होते हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। देखा ना, कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट बाय कैरिंग मोटर सिग्नल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम डायरेक्टली टू द स्केलेटल मसल यूजिंग सिंगल कनेक्शन। जैसे मान लो मैं किसी को चांटा मारने वाला हूँ, लेकिन मेरे को पता चल गया बड़ा आदमी है, तो मैं इसको रोक दूंगा, तो ये मेरा क्या काम कर रहा है, एस। अब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या होता है, इनवॉलंटरी बॉडी फंक्शन को परफॉर्म करता है, जैसे कि हार्ट रेट, डाइजेशन, प्यूपिल डायलेशन बाय टारगेटिंग स्मूथ मसल, कार्डियक मसल एंड इंटरनल ग्लैंड यूजिंग द टू न्यूरॉन चैनल। समझ आया। नेक्स्ट वाला जो डिफरेंस है वो मेरा सेल स्पेसिफिकेशन एंड सेल डिफरेंशिएशन में होता है। तो दोनों में डिफरेंट सिंबल्स है। जो स्पेसिफिकेशन वाला पार्ट है वो स्टार्टिंग पार्ट है सेल का। क्या है स्टार्टिंग पार्ट, जब सेल ग्रो हो रहा होता है, और डिफरेंशिएशन में जब अच्छे से ग्रो हो गया होता है तो उसको डिफरेंशिएट मतलब डिवाइड करा जाता है। देखो सेल स्पेसिफिकेशन, the early stage of development where cell becomes committed to a specific fate but can be still altered if placed into the differentiate embryonic environment. Cell differentiation में क्या बताया मैंने, the final stage where a cell undergoes permanent structure and functional transformation to express tissue specific proteins. ये चीज बताना चाहिए। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, इसके काम को चेंज भी कर सकते हैं, इसमें रिवर्सिबल नहीं करा जा सकता। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब जब भी आपके पीछे जेनेसिस लगे, जब भी किसी शब्द के पीछे जेनेसिस लगे तो मतलब फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे दे आर आस्किंग फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, किस तरीके से आपके स्पर्म्स बनते हैं, तो वो चीज लिख रखी है। देखो मैं आपको समझाता हूँ फिर दी हेल्प ऑफ डायग्राम फिर समझाता हूँ। देखो यहाँ पे नीचे दिख रहा है आपको, ये अगर आपको दिख रहा हो स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्मेटोगोनिया या फिर स्पर्म मदर सेल या फिर पोलर मदर सेल बोल रहा हूं। तो स्पर्म मदर सेल या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा काम आता है या फिर सबसे पहले जहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, ये रहा स्पर्म मदर सेल भी लिखो, स्पर्म मदर सेल, यहाँ से आपका डेवलपमेंट शुरू होता है। उसके बाद ये जो सर्टोली सेल है, ये सर्टोली सेल क्या करती है, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन। जब आपका सेल बढ़ रहा होता है, स्पर्म बढ़ रहा होता है, तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, सर्टोली सेल का। तो सबसे पहले जो डिवाइड होता है स्पर्म, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, वो मेरा होता है स्पर्मेटोसाइट। क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, नीचे से वाला है। थर्ड जब इसका देखो यहाँ पे दिख रहा होगा डिवाइड होते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है, ये इससे पहले ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये जो बना है हमारा, इसको बोलते हैं स्पर्मेटिड। अभी तक मेरा आधा या फिर 90% सेल बन गया। अब यहाँ पे से न्यूट्रिशन लेंगे, न्यूट्रिशन मैंने बताया किससे लेते हैं,
सर्टोली सेल के अंदर इनकी मुंह ढका होता है, जैसे हमारा सर्टोली सेल है, ये क्या होके इसको रिवाइव कर रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं। जब ये पूरे डेवलप हो जाएंगे तो बाहर आते हैं और फिर ये अपने प्रोसेस के लिए आगे बढ़ते हैं, और लास्ट में भी क्या बन जाता है, स्पर्मेटोजोआ, दैट इज स्पर्म। ठीक है, आई होप अंडरस्टैंड। देखो क्या क्या लिखा है इन्होंने। Multiplication phase where diploid primary germ cell divide into repeatedly by standard mitosis produce the large population of stems called spermatogonia। मैंने बताया ना, स्पर्म मदर सेल या फिर स्पर्मेटोगोनिया दोनों सेम ही है। ठीक है, स्पर्म मदर सेल ये कैसे डेवलप होती है, पहले ग्रोथ फेज होता है, ये सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिशन को, एक्सपेंड करती है साइज में, जिससे कि मल्टीपल डिवीजन होते हैं। स्पर्मेटोसाइट, देखो स्पर्मेटोसाइट है ना, फिर पे स्पर्मेटिड बनते हैं। मैच्योरेशन फेज म्यूसिस पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो म्यूसिस, जिससे कि वो प्रोड्यूस करते हैं हमारा स्पर्मेटोसाइड, और each of these goes to the meiosis II to produce total 4 identical non-motile haploid spermatid। ये यहाँ तक अब इनका जो था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी ब्लैक लेना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इनका जो सेल नंबर था 2n था। उसके बाद ये हमारा हैप्लोइड हो जाता है, जो कि n होता है, ये सेल नंबर होता है। ठीक है, ये यहाँ पे यहाँ तक मेरा माइटोसिस चल रहा था, इसके बाद ये म्यूसिस फॉलो करेगा, म्यूसिस में ये हाफ में डिवाइड हो जाता है, याद है ना आपको, अभी थोड़ी देर पहले करा हमने। तो इस तरीके से लास्ट में होता है स्पर्मेजेनेसिस, द फाइनल डिफरेंशिएशन स्टेप वेयर द राउंड इमोबाइल स्पर्मेटिड ट्रांसफर इनटू द स्ट्रीमलाइन हाईली मोटाइल स्पर्मेटोजोआ। आई होप यू अंडरस्टैंड। समझ आ रहा है तो एक बार लाइक करते चलो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आगे बढ़ते हैं। लिखा है राइट द शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। किसी में भी कर सकते हैं, हमने करा है कि नेफ्रॉन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी एंड फेट मैप ऑफ एमपीएम एम्फीबियन ब्लास्टुला। तो देखो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी की अगर मैं बात करता हूँ, तो नेफ्रॉन, नेफ्रॉन हमारा ऑर्गन होता है किडनी के अंदर, जो ऑर्गन पार्ट होता है किडनी के अंदर, जो कि मेरे ब्लड को फिल्टर करता है। कैसे करता है, उसके अंदर आपका ग्लोमेरुलस होता है, और बोमेंस कप्स के अंदर ग्लोमेरुलस होता है, ट्यूब्यूल्स पार्ट होता है, जिससे कि एक्सेस ऑफ वाटर को रिलीज करा जाता है, वापस री एब्जॉर्प्शन भी होता है, और वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब करके कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू, एंड बाद में यूरेटर, फिर बाद में जाके वो रिलीज आउट हो जाता है। क्या लिखा देखो, नेफ्रॉन इज द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूरिन फॉर्मेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब वाटर के बैलेंस को मेंटेन करके रखती है। ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ रेनल कॉर्पसेल्स और क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ये देखो पहले बना के दिखा देता हूं आपको, ताकि अच्छे से समझ आ जाए। देखो इस तरीके से होता है। मतलब ये क्या बना रहे हो, फास्ट फास्ट डायग्राम बना रहा हूँ, देख रहे हो हमारे भाई ने कितनी जल्दी बना दी। देखो ये मेरा होता है बोमेंस कप, ये बाहर जो है ना बोमेंस कप, और अंदर जो वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। देखो होता क्या है कि यहाँ से मेरा ब्लड आ रहा है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती है, जैसे फिल्ट्रेशन का काम होता है, और यहाँ से जब ब्लड नीचे जाता है तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ वाटर, जो एक्सेस ऑफ वाटर उसको एब्जॉर्ब करते हैं, एक्सेस ऑफ सॉल्ट को एब्जॉर्ब करते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी जो जरूरी होती है उसको रीएब्जॉर्प्शन करा जाता है। इस पार्ट का नाम होता है रीएब्जॉर्प्शन पार्ट, रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, फिर फाइनली जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू बाहर निकल जाता है, फिर वो आता है यूरेटर में, यूरेटर, फिर इसके बाद यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर, फिर वो यहाँ से रिलीज आउट होके कहाँ से निकलता है, यूरेथ्रा से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, यस। तो ये काम होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डायग्राम बना के इसके शॉर्ट नोट लिख देना। नीचे लिखिए पीसीटी डीसीटी, मतलब नीचे की तरफ जो आता है पीसीटी, ऊपर डीसीटी। हेनलीस लूप होता है, जो मैंने लिखा था ना ट्यूबुलर पार्ट, उसको हेनली लूप भी बोला जाता है। हाई ब्लड प्रेशर फिल्टर वाटर एंड स्मॉल सॉल्यूट आउट थ्रू द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यस। As the filtrate flows through, the tubule reabsorb the essential nutrient water। मैंने बताया ना वहाँ पे क्या होता है, reabsorption वाला पार्ट होता है। Selectively secrete metabolic waste to creating
कंसंट्रेटेड यूरिन, वेस्ट मटेरियल को निकाल के जो यूरिन बनता है वो कंसंट्रेटेड होता है, मतलब उसमें ज्यादा अमाउंट में वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है। फीड मैप ऑफ एम्फीबियन ब्लास्टुला, ब्लास्टुला भाई ब्लास्टोसिस्ट मैंने बताया था ना कि छोटे छोटे अमाउंट में आपके सेल होते हैं, फिर एक सेल लेयर बनती है, तो ब्लास्टोमियर जो बताया था इस तरह ब्लास्टोमियर, तो उससे रिलेट नहीं है मतलब थोड़ा बहुत ये ब्लास्टुला जो बनता है, जो स्ट्रक्चर बनता है ऑफ एम्फीबियन की बात हो रही है। तो एनिमल पोल रीजन मतलब ऑन टॉप होता है, मार्जिनल जोन आपका मिडल होता है, वेजिटेबल पार्ट आपका वेजिटल पोल रीजन आपका बॉटम में होता है। ये जो दिखा रहेगा ना आपको एनिमल पोल, वेजिटल पोल, और यहाँ पे देखो क्या 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 जो लेयर है, स्किन लेयर है यानी कौन सी एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली, देन मेसोडर्मी वाली मिडल वाली, और यहाँ पे एक होगी एंडोडर्मी जो कि डाइजेस्टिव ऑर्गन लंग्स की तरह। अभी ये बना नहीं है, मतलब बनने वाला जब जो सेल जब से डेवलप होता है, छोटे सेल से जब थोड़ा बहुत स्टेज आ जाती है, जैसे छोटा सा सेल था वो बड़ा हो गया थोड़ा स्टेज में हो गया, तो वो जो स्टेज है वो ये है, उसके बाद में एम्ब्रायो बनेगा। तो ये 3-4 स्टेज है। फिर इसके बाद न्यूरल प्लेट जो कि नर्वस सिस्टम को संभालती है। तो ये सारे पार्ट जो होते हैं बाद में जाके अलग अलग चीज बन जाते हैं, स्किन में बनता है, ये आपको मसल किडनी में बनता है, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को संभालता है। समझ आ रहा है दोस्तों? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा मेंशन द मेजर डेवलपमेंट चेंज आफ्टर द बर्थ। बर्थ के बाद मेजर चेंज क्या होता है? देखो दोस्तों साफ साफ लिखा है, पहली बार ऑनसेट ऑफ पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पहले इस पे काम किया जाता है। बर्थ के बाद ये हमारा पल्मोनरी रेस्पिरेशन वाला जो काम है उसको किया जाता है। सडन एक्सपोजर टू एयर सबसे पहले, एंड अ ड्रॉप इन टेम्परेचर ट्रिगर द न्यूबॉर्न फर्स्ट ब्रेथ। सबसे पहले क्या होता है, जब वो डिलीवर हुआ तो जो सडन एक्सपोजर होता है, जिससे कि ट्रिगर होता है बॉडी के अंदर, सबसे पहली सांस लेना, बच्चे के अंदर सबसे पहले सांस लेना। द लंग्स एक्सपेंड होते हैं, लंग्स फैलना शुरू होता है। द सर्फिकेट कोटिंग टू एल्वोलाई प्रिवेंट देम फ्रॉम द कोलैप्सिंग टेकिंग ओवर द गैस एक्सचेंज। पहला सबसे पहले सांस लेकर बाहर निकलती, कहाँ आ गया मैं, कैसी दुनिया में आ गया मैं। कार्डियोवैस्कुलर रीअरेंजमेंट मतलब हार्ट से रिलेटेड क्या चीज होगी यहाँ पे, द शिफ्टिंग ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द न्यूली एक्सपेंड लंग्स कॉजेज द इमीडिएट मैकेनिकल क्लोजर ऑफ फोराmen oval and constructing the ductus anterior into the ligament एंट्रियोज्म। बेसिकली पहले वो मदर से ही ले रहा था ब्लड, लेकिन अब वो अपना ब्लड को फिल्टर करना शुरू करेगा खुद ही। एक्टिवेशन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, अब डाइजेशन भी एक्टिव हो जाएगा क्योंकि उसके बाद फीड करेगा सब मदर का मिल्क को। The gastrointestinal tract activates its smooth muscle contraction and begins secreting its own enzyme to produce colostrum and milk। ठीक है, मैंने बताया ना मदर का मिल्क जब प्रोड्यूस करेगा पिएगा तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। थर्मो थर्मो रेगुलेशन मतलब टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। द न्यूबॉर्न शिफ्ट टू जनरेटिंग इट्स ओन बॉडी हीट बाय मेटाबोलाइजिंग स्पेशलाइज्ड ब्राउन एडिपोज टिश्यू, जो कि हेल्प करेगा होमोस्टेसिस से। होम्योस्टेसिस मतलब जब बहुत समय रुका ना वो पेट के अंदर, उस चीज से बचेगा, बाहर आएगा, बाहर से टेम्परेचर अलग अलग है, तो उस चीज के लिए यहाँ पे क्या आएगा, एडिपोज टिश्यू का काम किया जाएगा। Excretory independence, the newborn kidneys take over the full responsibility of filtering metabolic waste and regulating fluid balance, a job previously managed by the placenta। पहले प्लेसेंटा करती थी, अब खुद के ही पेट से वो रिलीज आउट करेगा थ्रू एक्सक्रीटरी पार्ट। समझ आ रहा है? देखो सिंपल सिंपल तरीके से समझाया, और इस तरीके से आप पेपर में लिखोगे तो आई गारंटी यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड। न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड को उस पर क्वेश्चन पूछेगा। न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है, सबसे मेन की बात करी जाए तो ये जीएनआरएच वगैरह ना, ये हार्मोन बहुत काम आता है। तो सुनो लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से सुनना। एंडोक्राइन ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स, जिसको हम न्यूरोसेक्रेटरी सेल भी बोलते हैं, दैट रिसीव डायरेक्ट न्यूरल सिग्नल फ्रॉम नर्वस सिस्टम एंड रिस्पॉन्सिबल बाय रिलीजिंग केमिकल मैसेज और स्ट्रेट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो भी सिग्नल होता है उसको डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में छोड़ दिया जाएगा, ताकि कोई, जैसे अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना हमने सिग्नलिंग, एंडोक्राइन सिग्नलिंग, तो उस तरीके से वही चीज बता रखी है। दे आर सर्व एज द कम्युनिकेशन ब्रिज बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसकी बात करी जा रही है किस तरीके से काम करता है। हाइपोथैलेमस, द हाइपोथैलेमस इज इन द वर्टिब्रेट ब्रेन इज द प्राइमरी न्यूरो एंडोक्राइन हब। हाइपोथैलेमस ब्रेन में वो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, पूरे माइंड को कंट्रोल कर रहा है। इट प्रोड्यूस रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन, रिलीज करता है इनहिबिटिंग हार्मोन जो कि है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन और टीआरएच, that travel through the specialized portal system to regulate the anterior pituitary gland, pituitary gland जो कि ग्रोथ हार्मोन भी बोला जाता है। न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स
synthesize hormone in the cell bodies located within the brain. This hormone travel down long axon stored in the nervous cell, and after that terminal until the neural action potential trigger their release. For example, oxytocin at the time of delivery, female will feel too much of pain. तो ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि उस पर्टिकुलर पोर्शन जहाँ से डिलीवरी होती है उसको ओपन करता है, तो ऑक्सीटोसिन आपका हार्मोन रिलीज होता है. एंड एंटी यूरेटिक हार्मोन आर reduced in the hypothalamus but travel down axon to be released into the blood from the posterior pituitary gland. तो एट दी एंड ये बताना चाह रहे हैं कि न्यूरो हमारा ग्लैंड होता है, न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड, ये बहुत हेल्प करते हैं, बहुत आपका एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ हाइट, तो बहुत सारी जगह काम आते हैं. तो हर जगह मैंने लिख दिया जीएनआरएच, सीएसएच, आपका ऑक्सीटोसिन, तो उससे रिलेट आपको करके एक नोट बना के लिख लिया था 5 नंबर का. तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल होगा एंड आपको अच्छे से एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए बड़ी हेल्प करेगा. तो मैं आपका दोस्त गौरव, आपको मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर. जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा. बाय बाय, टेक केयर.